नमस्कार। 25 मार्च 2024 और द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी वो इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। अगेन आप सबको हैप्पी होली। होली की फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरुआत करेंगे आज के द हिंदू की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। सबसे पहले ये पॉलिटिकल न्यूज़ डिस्कस करी गई है कि केजरीवाल के अरेस्ट के बाद जो इंडिया ब्लॉक है या ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी का जो अलायंस है वो एक रैली करने वाला 31 मार्च को। तो ये हमारे लिए कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज के द हिंदू के फर्स्ट पेज पे। सबसे पहले पाकिस्तान और इंडिया के ट्रेड रिलेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस किया गया। ये न्यूज़ थोड़ा डिटेल से भी आज एक पेज पे आपको देखने को मिलेगी, पेज नंबर 4 पे। ये न्यूज़ क्या है? पाकिस्तान की नई सरकार बनी, हालांकि प्राइम मिनिस्टर फिर से वही बने, शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के जो इस टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर बने हैं वो है मोहम्मद इसाक दार करके। इनसे जब वहाँ के ट्रेडर्स ने पूछा कि क्या आप भारत के साथ ट्रेड रिज्यूम करना चाहते हैं, उसका इन्होंने आंसर किया कि भाई हम लोग इस चीज़ों को ना सीरियसली एग्जामिन कर रहे हैं और रीस्टार्ट करने के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं आने वाले टाइम में। इसके अलावा इन्होंने कहा कि 2019 से दोनों का ट्रेड जो है वो बंद है, क्योंकि 2019 में भारत ने जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया था और दो स्टेट में बाइफर्केशन कर दिया था, दो यूटी के अंदर। उसके बाद पाकिस्तान ने डिसीजन लिया था कि ट्रेड बंद करेंगे। खैर हमारे ऊपर कोई खास इंपैक्ट इसका पड़ने वाला नहीं था ट्रेड, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट बहुत कम करते हैं पाकिस्तान से और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते थे, तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा पाकिस्तान पर। लेकिन हमारे लिए पाकिस्तान के साथ ट्रेड कितना रिलेवेंट हो सकता है उसको थोड़ा समझते हैं, क्योंकि ठीक है हमारा एक एनिमी कंट्री है, वो सारी चीज़ें हैं। दो चीज़ें समझिए, पाकिस्तान हमारे लिए दुश्मन भी है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देता है जो किसी के पास नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, हमें अफगानिस्तान के साथ रिलेशन थोड़ा स्मूथ करने हैं, हमें सेंट्रल एशिया तक एक्सेस करने हैं, तो ये एक अल्टरनेट रूट प्रोवाइड करता है। भले ही हमारा पॉलिटिकल रिलेशन ना हो, अगर हमें ट्रेड यहाँ से पास करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ बेसिक चीज़ें भी एग्री हो जाती है तो उसको लेकर ये डेफिनेटली गेम चेंजर होगा। लेकिन भारत सरकार की पॉलिसी क्या है उसके बारे में पेज नंबर 4 पे डिटेल से इस टॉपिक को डिस्कस भी करेंगे, क्या उसकी रिलेवेंट है, क्या उसकी सिग्निफिकेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड न्यूज़ है स्टेशन शिव शक्ति के बारे में। जब चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग साइट है उसको नाम दिया गया था, जब अनाउंसमेंट किया गया था भारत के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि जहां पर चंद्रयान 3 लैंड करेगा उस प्लेस को नाम दिया जाएगा शिव शक्ति। अब ये ऑफिशियल हो चुका। ऑफिशियल क्या का मतलब ये है कि इस नाम को जो है वो अप्रूवल मिल गया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा, IAU के द्वारा इसको फाइनली जो है अप्रूवल मिला कि नेम बिल्कुल सही है। और ये इमेज आपको दिखा रही है चंद्रयान 3 की विक्रम लैंडर के द्वारा जो क्लिक की गई थी। नेविगेशन कैमरा जो ऑन बोर्ड थे, प्रज्ञान रोवर था और विक्रम लैंडर था। ठीक है, तो ये बताया गया कि यहाँ का जो प्लेनेटरी सिस्टम है, नोमेनकल्चर जिसको बोला जाता है, उसने अप्रूव किया कि भाई स्टेशन शिव शक्ति बिल्कुल परफेक्ट नाम है। 19 मार्च को ये अप्रूवल जो है वो दिया गया। किसी भी अगर हम प्लेस का नाम करते हैं तो उसका बहुत सिंपल मतलब होता है कि यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आपने देखा होगा भारत के आसपास है, दुनिया में कहीं पर भी साइक्लोन आते हैं, जनरली इंडियन ओशन में साइक्लोन आते हैं, साइक्लोन को नेम किया जाता है ताकि उनके हर एक साइक्लोन के प्रति एक स्ट्रेटजी बनाई जा सके, एक रणनीति बनाई जा सके। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हर एक प्लेस को यहाँ पर अगर आप देखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल में, वहाँ पर फीचर करने के लिए उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए नेम किया जाता है। कहाँ पर ये उसको लोकेट किया जा सकता है, डिस्क्राइब किया जा सकता है, डिस्कस किया जा सकता है, ये एक प्रोसीजर है, उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा बताया गया कि गजट के अंदर डेफिनेटली डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी और 1999 से 1919 से ये फंक्शन कर रहा है। और ये रूल्स बताए गए कि इंटरनेशनल एटॉमिक यूनियन के रूल्स क्या है क्या नहीं है। 26 अगस्त 2023 को भारत के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि चंद्रयान 3 जहां टच डाउन करेगा, जहां पर लैंड करेगा, उस प्लेस को हम लोग शिव शक्ति नाम देंगे। शिव जो है वो एक रेजोल्यूशन हमारा शो करता है कि हम ह्यूमनिटी के लिए वेलफेयर करते हैं। शक्ति का मतलब होता है स्ट्रेंथ, यानी हम अपने रेजोल्यूशन के फुलफिल करने के लिए फुल स्ट्रेंथ के साथ काम करेंगे। ये अनाउंसमेंट जो है वो हुई थी। तो ये जो शिव एंड शक्ति है, जब आप इसको प्लस वर्ड यूज करेंगे तो इसमें हमारा रेजोल्यूशन और शक्ति मीन स्ट्रेंथ को शो करेगा। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इनके ब्रेकअप को भी समझना, इनके आप बाइफरकेट करेंगे वर्ड्स को तो भी आपको काफी चीजें जो है वो समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जो एग्जाम रिलेटेड है और एग्जाम से उसका सीधा सीधा रिलेशन है। हम जाएंगे पेज नंबर 3 पर। दो स्पेस एजेंसी है, एक है नासा और एक है इसरो, और इन दोनों का एक जॉइंट मिशन है जिसको निसार मिशन बोला जाता है। और निसार सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो ये लॉन्च जो है उसमें डिले के बारे में बातचीत की जा रही है। सैटेलाइट भेजी जा रही है लेकिन लॉन्च जो है डिले हो सकता है। तो निसार का जो इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी निसार सैटेलाइट है, एपर्चर जो वर्ड यूज होता है ना किसी होल के लिए, किसी छिद्र के लिए यूज होता है, राइट। सैटेलाइट ये डिले होगा क्योंकि की कंपोनेंट जो है वो वापस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भेजे जाएंगे। सैटेलाइट जो है शेड्यूल्ड है कि भाई 2024 के पहले क्वार्टर जो लगभग कंप्लीट होने वाला है, तो शायद उसमें तो लॉन्चिंग नहीं होगी, तो अब ये सेकंड क्वार्टर में या एंड ऑफ अप्रैल में इसको लॉन्च किया जा सकता है। नासा के अकॉर्डिंग भाई स्पेशल कोटिंग करी गई है, ये इसके लिए अप्लाइड की जानी रिक्वायरमेंट है हार्डवेयर कंपोनेंट में, ताकि ये 101% सिक्योर किया जा सके या उसकी सक्सेस रेट को बढ़ाया जा सके रडार एंटीना रिफ्लेक्टर में, जो एक इंपॉर्टेंट प्राइमरी कंट्रीब्यूशन है इस मिशन का। इसके अलावा स्पेशल कोटिंग इसलिए भी इंडिकेट करती है कि भाई ये हमारे एक तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज जब होगा उसको मिटिगेट करने में हेल्प करेगी, टेस्टिंग एंड एनालिसिस करना प्रॉपर्ली, और वो सारे एक्सपीरियंस जो है कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन करते हैं कि इस मिशन की सक्सेस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अगर हम बात करें जब स्पेस के अंदर है ना, स्पेस में जब हम चीज़ें कोई भेजते हैं, जैसे कोई सैटेलाइट जाएगा, उसके पार्ट्स को जब आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है उससे कैसे सेव करेंगे, उसके लिए जो कोटिंग की रिक्वायरमेंट है, यानी जो स्पेशल मटेरियल यूज़ किया जाएगा कोटिंग के लिए, उसके बारे में यहाँ पर बात है। उसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट, उसकी रेलेवेंट बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़। जैसा कि फ्रंट पेज पे हमने बात की थी कि पेज नंबर 4 पे हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान के ये जो ट्रेड रिलेशन की बात आखिर कैसे स्टार्ट हुई। देखो, पाकिस्तान में नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, नई सरकार बनी है, मिनिस्टर नए बने, तो पाकिस्तान के जो लॉबी है उनको ये मानना है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन पीक पर जा रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए अगर हम बेसिक चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें इंडिया से इंपोर्ट करेंगे
तो चीज़ें नॉर्मलाइज हो सकती है ना। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने कहा कि भाई 2019 में भारत ने जो किया, संविधान को बदल दिया, आर्टिकल 370 हटा दी, उससे हमें बहुत दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है। लेकिन अब इस पूरे सिनेरियो को लेकर भारत सरकार का क्या स्टैंड है वो हम पढ़ेंगे। तो भारत ने बहुत सिंपल शब्दों में कहा है कि भाई ये जो बातचीत है ना, हम इसमें कोई मूड में नहीं, हमारा कोई एक तरीके से इंटरेस्ट इसमें है नहीं, जब तक आप टेररिज्म वाला इशू को सॉर्ट आउट नहीं करते। आप एक तरफ टेररिज्म को बढ़ावा देंगे, दूसरी तरफ जो है वो ट्रेड करना चाहते हैं। एक तरफ आप ये बोलते हैं कि हमें पानी चाहिए, दूसरी तरफ आप एक तरीके से टेरर अटैक करते हैं, लोगों की हत्याएं करवाते हैं। इस तरह की एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व है तो भारत शायद इस ट्रेड के बारे में शायद ही कभी एग्री होगा। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में एक न्यूज़ है। वो न्यूज़ क्या है? वो न्यूज़ है म्यांमार और मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट में। म्यांमार हमारी नेबरिंग कंट्री है। चार जो कह सकते हैं कि स्टेट है जिनके साथ म्यांमार की बाउंड्री लगती है, वो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम, राइट। इन चार स्टेट में से मणिपुर के बारे में न्यूज़ है। म्यांमार के जो ग्रुप्स हैं वो ये चाहते हैं कि मणिपुर गवर्नमेंट जो रेफ्यूजीज को डिपोर्ट न करें। क्यों न करें, ये एक सवाल है। देखो, अभी दो तीन चीज़ें हो रही है इस पूरे सिनेरियो में। एक तो हम लोग कंटिन्यू यहाँ पर फेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, फेंसिंग कंप्लीट करने की, ठीक है। दूसरा एक वर्ड आता है इनर लाइन परमिट करके, या सॉरी एक आता है बॉर्डर को लेकर, इनर लाइन परमिट नहीं, एक्जैक्टली वो दूसरा वर्ड है, एक्जैक्ट में ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन इसमें 10-12 किलोमीटर या 16 किलोमीटर तक परमिशन मिलती है कि एंटर कर सकते हैं, एक पास इशू किया जाता है दोनों तरफ बॉर्डर के, तो उसको बंद करने के बारे में डिस्कस किया गया है। और मणिपुर के अंदर जो म्यांमार के लोग हैं इलीगल तरीके से जिन्होंने एंट्री करी, उनको डिपोर्ट करने के बारे में बात हो रही है। म्यांमार के लोग क्या बोल रहे हैं, जो ग्रुप्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई म्यांमार के जो नेशनल है या म्यांमार के जो लोग हैं, जो जिसको जनता एंड मिलिट्री रूल जिस तरीके से हैंडल कर रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में कोशिश ये करिए कि भाई आप उनको जो है डिपोर्ट ना करें, ताकि ह्यूमन शील्ड की तरह जो है जनता या म्यांमार का जो मिलिट्री रूल है वो उसको ट्रीट ना करे। तो ये उसके बारे में बातचीत की गई है। इसके बाद यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो इंडिया और रशिया के रिलेशन के बारे में। भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस टाइम पे सिंगापुर की विजिट पर है, और सिंगापुर की विजिट में उन्होंने कई सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर बताया गया कि इंडिया और रशिया जो है वो एक हमेशा हमारे पॉजिटिव रिलेशन रहे हैं। कई सारे सवाल उनसे पूछे गए और रशिया के रिलेशन डेफिनेटली हमसे पॉजिटिव रहे हैं। और इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि क्या आज के टाइम पर रशिया चाइना की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है, तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि आपको एक ऑब्जर्वेशन रखनी पड़ेगी कि क्या सवाल अगर हम बात करें, क्या रशिया ने हमें मदद करी या नुकसान पहुंचाया, क्या हमने रशिया ने क्रूशियल मोमेंट्स में हमें कंट्रीब्यूट किया या हमें ऑब्स्ट्रक्ट किया है, क्या रशिया ने चीज़ों को डैमेज किया या पॉजिटिवली हमने उसे गेन किया। तो अगर आप इन सब की कैलकुलेशन देखेंगे ना, रशिया से हमें कभी नुकसान नहीं हुआ, ये तो श्योर है। रशिया ने कहीं ना कहीं पॉजिटिवली कंट्रीब्यूशन ही किया है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। जब भी रिक्वायरमेंट हुई तो रशिया ने मदद की, और इसी का इंपैक्ट आप देखेंगे जितनी भी डिफेंस इक्विपमेंट है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है हम लोग रशिया से इंपोर्ट करते हैं या उनके साथ जॉइंटली मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया कि हर एक कंट्री का अपने हिसाब से रिलेशन होता है। वो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप रिलेशन कैसे रख सकते हैं उनके साथ। इंडिया और रशिया दोनों ने एक दूसरे का ख्याल रखा है, और यूक्रेन और रशिया का जब वॉर हो रहा था तब भारत ने कंडेम नहीं किया है अब तक भी रशियन एक तरीके से कैप्चर करना या एक तरीके से जो इन्वेजन्स है। इसके अलावा जब उनसे सवाल पूछा गया कि जो यूएस में इलेक्शन है, नए प्रेसिडेंट आएंगे, तब भारत की क्या स्ट्रेटजी होगी, तो उन्होंने कहा कि देखो, हम बहुत पेशेंस वाली कंट्री हैं और जब बनेंगे तब उनके साथ भी रिलेशन जो है वो इंडिया के स्मूथ रहेंगे। यानी प्रेसिडेंट के साथ रिलेशन थोड़े हैं, हर एक कंट्री के साथ रिलेशन होते हैं, और उस कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ रिलेशन होंगे, ना कि किसी पर्टिकुलर प्रेसिडेंट के। डेफिनेटली एक आइडियोलॉजी जो है वो चेंजेस होती है, इंपैक्ट उसमें पड़ते हैं। इसके बाद एंटी पायरेसी एक्ट के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन किया गया है। पायरेसी के हमने पिछले 2 दिन से पढ़ा है कि पायरेसी क्या है। जो जल में डकैत घूम रहे होते हैं, खासकर जो बड़ी वाटर बॉडीज होती है, जैसे आप कह सकते हैं गल्फ ऑफ अदन हो गया, अरेबियन सी आप कह सकते हैं, जिसमें पायरेसी के लिए सोमालिया बहुत पॉपुलर है। सोमालिया एक ऐसी कंट्री जो नेगेटिव वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, वो है पायरेसी। 2014 तक बंद हो गया था, बाद में फिर से शुरू हो गया जब इनको लगा कि इस तरह की चीज़ें हैं। तो एक एक्ट है भारत के अंदर, एंटी पायरेसी एक्ट। इसके बारे में हमारे जो नेवी पर्सनल्स हैं उन्होंने डिफाइन किया। नेवी चीफ साहब ने बताया कि एंटी पायरेसी एक्ट एक ग्रेट एनेबलर की तरह काम कर रहा है। ये लॉ एम्पावर करता है नेवी को और कोस्ट गार्ड को कि वो बोर्ड हो सकते हैं किसी भी शिप पर सीज कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं पायरेट्स को, और ये इंश्योर करना कि ऑप्टिमल डिप्लॉयमेंट हो एसेट्स की। यानी भारत की नेवी ने पिछले 2-3 महीनों में अगर हम देखें, कमाल का एफर्ट्स किया, कमाल का एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन संकल्प करके। हमारा संकल्प ये है कि ट्रेड स्मूथ हो, कोई इस तरह की एक्टिविटी करेगा तो उसको हम लोग काउंटर करेंगे, और ये मेक श्योर करेंगे कमर्शियल वेजल्स को बिना किसी रोक टोक के वो कंटिन्यू अपना ट्रेड करते रहे। ये जो एक्ट है, जो एंटी पायरेसी एक्ट है, ये एनेबल करता है कि हम बोर्ड कर सकते हैं, सर्च एंड सीजर हो सकता है। अगर सस्पेक्टेड कोई वेजल है, क्राफ्ट है, उसमें एक तरीके से कोई ऐसी पायरेसी जैसी एक्टिविटी या कोई वेपन्स है, एमिनेशंस है, उसको कहीं ना कहीं सर्च किया जा सकता है। एक वर्ड यूज होगा जब आप इस तरह के ऑपरेशन देखेंगे, सैनिटाइज करना। सैनिटाइज करने का मतलब होता है प्रॉपर्ली इंक्वायर किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। सैनिटाइज करने का मतलब उसको ऑल क्लियर का जो मैसेज दिया जाता है, ग्रीन फ्लैग जो है उसको दिया जाता है। इसके अलावा बताया गया कि 100 डेज का हमारा ऑपरेशन रहा, बहुत ही सक्सेसफुल हमारा ऑपरेशन है। इसके बाद स्पेसिफिक पुलिस स्टेशन इंडिकेट किया गया कि जो बॉर्डर जो कोस्टल एरिया में पुलिस स्टेशन है वो इसी काम के लिए स्पेशली नॉमिनेट करे गए। इसके अलावा यहाँ पर ये एक्ट के अंदर अगर हम बात करें कि एक राइट देता है, चाहे वो नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, कि वो केवल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं, उसके बियॉन्ड भी काम कर सकती है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? जैसे अगर आप पर्टिकुलर देखें, मान लेते हैं ये इंडियन टेरिटरी है, इसकी जो 12 नॉटिकल माइल तक की बाउंड्री होती है ना, वो तो हमारी प्रॉपर टेरिटरी है। उसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तीनों वर्ड्स को ब्रेक करेंगे, इसका बहुत मतलब सीधा मतलब ये होता है कि हमें वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए स्पेसिफिक राइट है।
ठीक है, तो ये इसके मायने होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर ये बताया गया क्योंकि ये सोमालिया के पायरेट्स हैं, तो भाई सोमालिया के साथ हमारी एक ट्रीटी है जिसको जो सोमालियन जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, यानी मान लेते हैं कि हम उनको अरेस्ट करते हैं, हमारे यहाँ उनको सजा भी होती है एज पर लॉ, तो वो अपनी सजा को कंप्लीट कर सकते हैं सोमालिया के अंदर, क्योंकि एक हमारी इस तरह की ट्रीटी है, एक एग्रीमेंट है एज पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ सी, हम उसको फॉलो करते हैं। 1995 में ही हमने इसको रेटिफाई कर दिया था। तो ये उसके बारे में बताया गया और मेक श्योर करना कि इंडियन ओशन रीजन में पीसफुल कमर्शियल ऑपरेशन हो, कमर्शियल एक्टिविटी हो, और कोई उसको हार्म करने की कोशिश करता है तो हम उसको काउंटर करेंगे। एंटी पायरेसी एक्ट एक इंपॉर्टेंट लॉ है जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर कोरल रीफ के बारे में बताया गया है। कोरल रीफ ओशन के अंदर डाइवर्सिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप स्पीसीज डाइवर्सिटी में बात करें तो कोरल रीफ का एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है, लेकिन कोरल रीफ स्ट्रगल कर रही है आज के टाइम पे। क्यों स्ट्रगल कर रही है उसके बारे में बताया गया। कोरल जो है एक अगर हम बात करें एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखती है एल्गी के साथ, जिसको हम लोग जुजेंथलीज बोला जाता है। अगर हल्का सा भी टेम्परेचर, ये बहुत वल्नरेबल होती है, अगर हल्का सा भी टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है तो इसको जो सिम्टम्स है, यानी इसके ऊपर जो कलर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, और जब कलर चेंज होते हैं तो इसको बोला जाता है ब्लीचिंग, यानी कलर चेंज होना सीधा सीधा एक ब्लीचिंग का इंडिकेशन है। कोरल रीफ जो है वो डेफिनेटली एक वार्मिंग साइन है। यूनाइटेड स्टेट की जो आधी से ज़्यादा कोरल है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है, लार्ज स्केल पर ब्लीचिंग इवेंट हुए हैं, और अगर आप डेटा को कंफर्म करेंगे तो ये इंडिकेट करता है कि पिछले 20 साल में कंबाइंडली एक स्ट्रेस इसमें देखने को मिला है। अगर आप कोरल रीफ के डिग्रेडेड सेटलमेंट्स की भी बात करें तो हेल्थी रीफ साउंड्स देखने को मिलती है। सेटलमेंट में इंडिकेट करते हैं कि जहाँ पर स्पीकर के आसपास होता है तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट, यानी साउंड पॉजिटिव इंपैक्ट करती है। हालांकि जब आप इस तरह की सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं तो एक थोरोली स्टडी चाहिए, लेकिन इंडिकेशन ये आता है कि रिपोर्ट्स के थ्रू कि साउंड्स का एक पॉजिटिवली इंपैक्ट हुआ है कोरल रीफ पर, राइट। ग्लोबल वार्मिंग डेफिनेटली एक बड़े कॉन्सिक्वेंसेज के साथ लेकर आता है, लेकिन जब सी लेवल राइज होता है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ती है एक्सट्रीम वेदर की, तो ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शंस का एक रीजन बनता है कोरल रीफ के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसी के बारे में ये बताया गया। इसके बाद टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला रीसर्जेंस ऑफ मम्प्स करके आता है, तो ये केरला के अंदर जो मम्प्स है उसके रीसर्जेंस के बारे में बात की जाती है। जनरली अगर आप एक फोटोग्राफ देखेंगे तो मम्प्स जो है बच्चों को बहुत इंपैक्ट करता है। ये यहाँ पर अगर हम बात करें फेस के, अगर आप नीचे वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पर एक सूजन आ जाती है बड़े लेवल पर, तो उस तरह का एक डिजीज है। मम्प्स जो है एक एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है जो अफेक्ट कर रहा है बच्चों को। ये हालांकि हो तो किसी को भी सकता है, लेकिन मेनली ये बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, राइट। तो ये एक तरीके से केरला के अंदर वाइल्ड फायर की तरह देखने को मिलता है। केरला में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लेकिन केरला में एक बड़ी चैलेंज है कि केरला के अंदर डिजीज भी उतने ही तेजी से फैलते हैं, और जो जितने डिजीज की शुरुआत होती है तो वो केरला से ही होती है। उसका एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि बड़ी संख्या में केरला के लोग जो है बाहर रहते हैं। वायरल डिजीज में जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनका भी एक बड़ा इंपैक्ट है। इसके अलावा वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है मम्प्स, और ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का भी पार्ट है, राइट। हालांकि डिजीज में नो मोर्टिलिटी प्रोफाइल इंडिकेट करता है, बट परसेप्शन ये होता है कि अगर आप लो पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंट इंडिकेट करेंगे, देखो डेथ किसी की भी हो सकती है, अगर ध्यान नहीं देंगे, वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो ये कहीं ना कहीं चैलेंज है। अगर आप WHO की वैक्सीनेशन स्ट्रेटजीज के बारे में बात करें तो टारगेटिंग मम्प्स कंट्रोल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मीजल एलिमिनेशन और रूबेला कंट्रोल के अंदर ही इसको भी इंटीग्रेट किया गया है, तो ये इसकी सिग्निफिकेंट है। इसके अलावा एलिफेंट ट्रांसफर को लेकर क्या रूल है। एलिफेंट्स अगर आप देखेंगे भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में रखा गया स्पीसीज में, और जब आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर बात करेंगे पढ़ेंगे तो उसमें शेड्यूल्स आती है, शेड्यूल 1, 2, 3 इस तरीके से। जो शेड्यूल 1 होती है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड शेड्यूल होती है, उसमें आप किसी को किल नहीं कर सकते, या अगर किल भी करना तो बहुत ज़्यादा परमिशंस की रिक्वायरमेंट है, अगर कोई रेयर केसेज में किसी जानवर की हत्या करनी भी पड़े, राइट। तो इसमें चाहे एलिफेंट वाइल्ड हो या कैपिटिव हो, उनको आप कैप्चर और ट्रेड की अगर हम बात करें तो उनको किसी भी सर्कमस्टेंसेज में नहीं किया जा सकता। ये रूल्स जो है वो रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं एलिफेंट्स को, जो है कि ओनर्स बदल सकते हैं, आप ओनर्स को चेंज कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक इसेंशियली और प्रोबेटिव लॉ है जो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रखता है, और ये ट्रैफिकिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स को कंट्रोल करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, कर्व करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल जो वो प्ले करता है। तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसकी शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 1 में जितनी भी स्पीसीज है, चाहे वो एनिमल्स की हो या बर्ड्स की हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वो हाईली प्रोटेक्टेड है। और यूपीएससी CSC प्री में 16 जून को जब आप पेपर देंगे तो कुछ स्पीसीज वहाँ पर आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट देखने को मिलेगी जो लगातार पूछी जाती है उसी से। इसके बाद मंडे है, मंडे को रिव्यू आता है, बिजनेस में कुछ स्पेसिफिक नहीं आएगा, लेकिन वर्ल्ड अफेयर में अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ कई सारी न्यूज़ पढ़ी, उनमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो घटनाएं हो रही हैं वो मैं विशेषकर नजर रखता हूं उनके ऊपर। फॉर एग्जांपल सेनेगल के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, सेनेगल के अंदर इलेक्शन में बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें टाइट कॉन्टेस्ट है, काफ़ी अनरेस्ट देखने को मिला। मैंने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में जब आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक बड़ी प्रॉब्लम ये है, एक तो टाइम पर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, ये एक बड़ा है। इलेक्शन में बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें वायलेंस होती है, अगर इलेक्शन हो जाए तो उसमें काउंटिंग को लेकर दिक्कत है, इलेक्शन में दूसरे कैंडिडेट को खड़ा नहीं होने दिया जाता, फिर यहाँ पर पॉलिटिकली अनरेस्ट होता है, एथनिक क्राइसिस होते हैं। अगर मान लेते 2 मेजर
पार्टी या ग्रुप पावर के अंदर लड़ रहे हैं तो उनके बीच में टकराहट होती है, फिर मिलिट्री पावर टेक ओवर करती है, टेरर आउटफिट जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, उनका एक तरीके से ओरिजिन हो जाता है। तो ये सब वजह है। हम देखेंगे कि अलग अलग कंट्री में, जैसे अगर आप सेनेगल की बात करेंगे तो यहाँ पर सेनेगल आपको नजर आएगा, ठीक है। इसके अलावा इसी तरह की चीज़ें, जैसे अभी हमने नाइजीरिया के बारे में पढ़ा था, नाइजीरिया के अंदर बोको हराम एक टेरर आउटफिट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ये क्या करता है, ये छोटी छोटी स्कूल की बच्चियों को, महिलाओं को जो बेसिकली लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जाती हैं, उनको किडनैप कर लेता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस नजर आते हैं, जो एक डेफिनेटली कह सकते हैं कि एक बड़ा ह्यूमन राइट्स का वोलेशन है। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में कोई कमेंट्स नज़र नहीं आते ऑर्गेनाइजेशंस की तरह, जो दुनिया में कहते हैं कि हम एक तरीके से मसीहा हैं कम्युनिटीज़ के, तो उस तरह की स्टेटमेंट आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। सोमालिया के अंदर अटैक होना ये भी नेचुरल है। तो इस कॉन्टिनेंट में खासकर जो नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, नॉर्थर्न पार्ट, ये कहीं ना कहीं स्ट्रगल फेस कर रहा है। चाड के अंदर मिलिट्री रूल है और उसने प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ने से जो मेन ओपोनेंट उसको डिनाई कर दिया कि भाई आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बाकी सब लड़ेंगे। तो इसलिए ये भी अपने आप में न्यूज़ में है। तो चाड को थोड़ा सा ज्योग्राफिकली आप देखेंगे, सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इसके अलावा यहाँ पर कैमरून है, नाइजीरिया है, नाइजर है और नॉर्थ में लीबिया। तो ये कंट्रीज़ की ज्योग्राफिकल लोकेशन जरूर आप देखिए। साहिल रीजन है, 2023 में आई थिंक इसी को लेकर सवाल हुआ था, माली नाइजर चाड करके। तो जो यहाँ पर सक्सेसफुल मिलिट्री कूप हुआ था, इसलिए यहाँ पर सवाल भी आपको देखने को मिले थे, राइट। फिलहाल द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू ऑल, जय हिंद।